ऐसा कहते हैं कि वी लीव इन दी एरा ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे लाइफ को लेके, हमारे रूटीन को लेके बड़ी अनसर्टेनिटी है। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। जब एक व्यक्ति मरता है, अर्निंग व्यक्ति, फैमिली का अर्निंग इंडिविजुअल है, जब वो मरता है ना सर पूरा फैमिली मर जाता है उसके साथ। आजकल जैसे आपने कहा मेडिकल एक्सपेंसेस आर टू हाई। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि मेरे एक फ्रेंड है, 35 साल की एज है, उनके वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ जी, तो 2.5 लाख मिल गया, उसके बाद भी 1 लाख जेब में से चला गया। तो वो अनप्लान खर्चा है सर। 5,000 रुपए की SIP कोई बंदा 30 साल कर रहा है तो वो 5,000 की SIP 1.5 करोड़ बना के देती है। लेकिन वही SIP अगर वो 5 साल और होल्ड करता है, 35 ईयर्स करता है, तो 3 करोड़ बनता है। तो लास्ट ईयर 53 लाख अकाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में SIP के क्लोज हुए हैं। और ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बिजनेस लोन ले लिया है, बिजनेस नहीं चला, लास्ट में बंदे ने सुसाइड तक भी कर लिया। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी टुडे। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड। तो जैसे एक आजकल कहते हैं ना भाई, जो आज का मिडिल क्लास है ही लीव्स ऑन EMIs, और EMI ऐसा कहते हैं मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। तो आपको क्या लगता है ये EMI ट्रैप से कैसे बचे? मयूर जी, EMI आप ट्रैप बोल रहे हैं, मैं तो बोलूंगा। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सेशन होने वाला है। ऐसा कहते हैं कि वी लीव इन दी एरा ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे लाइफ को लेके, हमारे रूटीन को लेके बड़ी अनसर्टेनिटी है। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फाइनेंस। सो फाइनेंस को लेके भी हमेशा मार्केट में देखे, लोगों से बात करते तो हमेशा कुछ कन्फ्यूजन होता है, या तो कोई एक तरीके का डर होता है। कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट की तरह बातें करते हैं, तो कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस डोमेन में। मुझे लगता है हर एक फील्ड के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, वैसे ही फाइनेंस का हर किसी के पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता है। वी लिव इन दिस ग्लोबल एरा, इंटरनेट सब कुछ, लेकिन फिर भी एक एक्सपर्ट की जो बातें होती है, उनका जो अनुभव होता है, वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर डिसीजंस में डेफिनेटली हेल्प करता है। आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर शैलेंद्र कुशवाहा जी। उनकी जो फर्म है कैपिटल कनेक्ट, और ये इस डोमेन में करीबन 17 सालों से काम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और जितने भी फाइनेंशियल अलग अलग ऑप्शन है उन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है। और मोर ओवर, जो एक ग्राउंड लेवल पे जब इंसान काम करता है और उनके जो अनुभव होते हैं, और वहाँ से वो सीख के जब एक लेवल ऊपर बढ़ता है, तो वो पूरी जर्नी उन्होंने फील करी हुई है। उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, क्या अच्छी चीज़ें रही, क्या अचीवमेंट रहे, आज सब कुछ बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आज का अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल है, उसमें हम इंश्योरेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके क्या करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए। दोनों पे बात करेंगे। अगर आपको इस डोमेन में कुछ सही में अच्छी नॉलेज चाहिए तो आज का पॉडकास्ट बिल्कुल बने रहना। इट विल बी रियली फन, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टू हैव। सीधा बात करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर शैलेंद्र कुशवाहा जी से। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट शैलेंद्र जी। थैंक यू मयूर जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे। सबसे पहले जैसे मैं बता ही रहा था आपके इंट्रोडक्शन में कि इट इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? तो फाइनेंस के लेके तो हम हमेशा थोड़े रिस्क में रहते हैं, और आज मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक में। बट बिफोर वी डीप डाइव, थोड़ा बहुत मैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके जानना चाहूँगा, और उसमें भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होता हूँ मेरे गेस्ट के बचपन के बारे में जानने में। लेट्स स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड जर्नी, कि कैसा था आपका, कहाँ रहा आपका चाइल्डहुड, और वहाँ से फिर आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? सर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं जी। तो हम लोग जब आर्मी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उनका ऐसा रहता है कि हर 3 साल में झोला उठा के कहीं चल देना पड़ता है। बिल्कुल, ट्रांसफरेबल जॉब होती है जी। तो बचपन में मैं, भिंड है एक शहर ग्वालियर के पास में, मध्य प्रदेश में, वहाँ मेरा बर्थ हुआ। उसके बाद फादर पोस्टेड थे रुड़की में,
तो मेरा बेसिक स्कूलिंग जो है नर्सरी से लेके क्लास 2 तक वो रुड़की में हुआ। वहाँ जी। से फिर फादर का ट्रांसफ़र हुआ अंडमान निकोबार, तो वहाँ चले गए। तब उस टाइम पे अंडमान में कुछ नहीं होता था ब्लैक सी के अलावा, तो हमको वापस शिफ्ट किया गया, भीड़ में एक हॉस्टल में डाला गया। तो 3rd से लेके 6th तक मैं हॉस्टल में रहा। फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ आगरा, तो वापस होम टाउन से नज़दीक आए, तो हम लोग भीड़ में शिफ्ट हो गए सिटी में। तो क्लास 8th में मतलब सैनिक स्कूल करके एक संस्था है इंडिया में, हर एक स्टेट में एक स्कूल रहते हैं सैनिक जी, स्कूल के, ऐसे जी। 22 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जी। तो वहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिया क्लास 8th में, और 9th to 12th में सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई पूरी की। उसके बाद थोड़ा था डिफेंस में जाने का शौक था, अच्छा। मतलब बीइंग आर्मी बैकग्राउंड में, दादाजी भी Obviously. आर्मी में थे 1965-72 वॉर में वो थे। Oh, that's something great to know. 3rd जनरेशन थी, तो मेरे को भी ऐसा था कि मैं भी शायद सुने होंगे आपने दादाजी से अपने वो वॉर के टाइम के अनुभव, कुछ बातचीत हुई है कभी? 100%। मैं दादाजी 2-3 चीजें थी। एक तो उनका अनुभव ये था कि वो पहलवान थे गांव में। अच्छा। पहलवान थे, 3 भाई थे मेरे दादाजी, तीनों लोग गांव में खेती वेती करते थे, पहलवानी करते थे। दादाजी थोड़े ब्रिलियंट थे, पढ़ने में अच्छे थे। तो आर्मी वाले पहले क्या था, गांव में आते थे ऐसे हाँ। दौरे पे, और वहां से लोगों को पकड़ रिक्रूटमेंट के, ऐसे हाँ होती थी। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो जाता था। जी। तो तीनों भाइयों को पकड़ के ले गए, तीनों को भर्ती कर दिया। अच्छा। लेकिन दादाजी के जो पिताजी थे वो मतलब उस टाइम पे जमींदार थे। अच्छा। तो 2 जो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे वो दोनों वापस आ गए, बोला हम किसी की नौकरी करने वाले नहीं है, हमारे वहाँ नौकर रहते। वाह। लेकिन मेरे दादाजी को ऐसा किकला, उन्होंने कहा मैं करता हूँ। तो अच्छा। वो 1961, 65 और 72 वॉर में थे, और 78 में वो रिटायर हुए। और अच्छा। मतलब काफ़ी कुछ डिसिप्लिन है, या बोल सकते हैं लाइफ में जो जज्बा है कि हर जी। बार नीचे जाके वापस खड़े होने का, वो उनसे आया। वो दादा पापा से आया है, राइट? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बीइंग अ कॉमन मैन हमको नहीं पता होता है कि आर्मी वाले जो हमारे फौजी लोग हैं उनका क्या स्ट्रगल्स रहते हैं। बिल्कुल। हमने उसको बहुत क्लोजली देखा है। जी। क्योंकि कभी जब फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हो सकता है फैमिली मेन आदमी तब हमारे साथ ना हो। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें लाइफ में रही। मैंने भी 12th में मैं था तब मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो फर्स्ट टर्म में तो हुआ ही नहीं, सेकंड टर्म में रिटर्न क्लियर हुआ, फिर हुआ ही नहीं आगे। फिर पता नहीं क्यों, बोलते हैं ना डेस्टिनी कहाँ आपको ले जाती है, फिर वो छूट गया। तो फिर 2007 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो वहाँ पे मैंने जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से मेरी जर्नी शुरू की ऑफिशियली। तो बस उस पे तो हम डेफिनेटली आएंगे हाँ, कि आपकी तब जो से बस प्रोफेशनल finance में है। जर्नी है। बट बिफोर दैट, जैसे आप बता रहे थे कि अंडमान निकोबार या आप रीवा से लेके, मतलब इंडिया का काफ़ी सारा एरिया आपकी ये फादर की जो जॉब पोस्टिंग के कारण आपने कवर किया। तो एक चीज़ होती होगी ना कि दोस्त नहीं बन पाते होगे, यहाँ 2-3 साल रहे, फिर कहीं और पोस्टिंग हो रही है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, ये एक एडवांटेज है या बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक जगह स्कूल में सेट हुए, अब पता चला भाई अब चलो कहीं और पोस्टिंग हो रही है, जाना है? सर प्रैक्टिकली बताऊं, जब मैं छोटा था तो बहुत खराब लगता था। अच्छा। क्योंकि 2-3 महीने में सेट हुए, कुछ दोस्त बने और फिर चले गए। लेकिन मैं इसको अब देखता हूं, जब मैं आज इस उम्र में जाके देखता हूं, तो एडवांटेज था। बिल्कुल। क्योंकि मैं रुड़की रहा, उत्तराखंड, वहाँ से भिंड आया, भिंड से मैं रीवा गया, तो बहुत सारे जो चेंजेस हुए, हर तरह के लोग मिले, और जो आज मेरे को मेरे फील्ड में काफ़ी हेल्प करते हैं कि लोगों को मैं जल्दी से थोड़ा समझ जाता हूँ। क्योंकि आपने वो जो हम इंडिया की बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो आपने बहुत क्लोजली फील किया है। बिल्कुल जी। और मैंने बहुत कम उम्र से की है, तो थोड़ा, क्योंकि मैं जब शुरुआत में रुड़की रहने गया था तो मैं और मेरे फादर, हम 2 ही लोग रहते थे। क्योंकि वहाँ पे क्वार्टर हमको मिले नहीं थे प्रॉपर, तो 2 साल तो मैं अकेले रहा फिर। अच्छा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो बोलते हैं ना कि सेल्फ डिपेंड, मतलब मेरे दादाजी थे ना, वो मैं 6th क्लास से पास हुआ तब मेरे को बोलते थे तू जल्दी बड़ा हो गया। तो हमेशा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस एक्यूमेन था, मतलब वेकेशन होते तो कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं 2-3 महीने। तो काफ़ी मेरे दादाजी से मैं काफ़ी क्लोज था। तो उस वक्त में जैसे आप स्कूल या कॉलेज डेज में ऐसा कुछ था कि कहीं मुझे आगे जाके बिजनेस या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंस, ऐसी कभी कोई माइंड में थॉट था, या बस यही था कि नहीं दादाजी पापा जो कर रहे हैं उसी डोमेन में आगे जाना है? हाँ, प्रैक्टिकली सर यही है कि स्कूल में मैं जब पढ़ता था
तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारे 3 या 5 जनरेशन में भी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप का व्यक्ति नहीं है, जी। कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमारे जो होम टाउन है वहाँ पे सैलराइड क्लास, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, जी। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस का आया मन में तब जब मैं दिल्ली में था और मैं जॉब करता था एक कंपनी अच्छा। में। वहाँ पे देखा काफ़ी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तब मैं सोचा कि अपना बिल्टअप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, किसी दिन सब जीरो हो जाएगा एक दिन आके। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर एक थॉट आया। फिर कोइंसिडेंसली मैं 2011 में अहमदाबाद मूव हुआ, क्योंकि Okay. हम लोग दिल्ली में रहते थे और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, फादर रिटायर हुए तो अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। एनी स्पेसिफिक रीजन, या ऐसा है अहमदाबाद आपको लगा चलो ये नया सिटी अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक तो यही जाता है? नहीं सर, बेसिकली ये था कि मैं वहाँ पे रेंट पे रहता था और मेरे फादर रिटायर हुए, वो अदानी में जॉब लगा उनका, तो वो अहमदाबाद आए। तो अच्छा। वो भी यहाँ पे रेंट भरते, तो हमने डिसाइड किया कि 2 जगह रेंट भरना है, उससे बढ़िया एक साथ रहते हैं, कम Right. थोड़ा पैसा कम कमाएंगे लेकिन फैमिली साथ में रहेगी। साथ में रहेगी। तो शिफ्ट हो गए। बस अपॉर्चुनिटी पता ही था कि बिल्टअप करना है, या तो दिल्ली में बिल्टअप करेंगे या अहमदाबाद में करेंगे। तो अहमदाबाद एक्चुअली मैं दिवाली के वेकेशन में आया था फर्स्ट टाइम, पेरेंट्स यहाँ थे तो मैं चलो अहमदाबाद घूम के आते हैं। तो घूमा, काफ़ी अच्छा लगा, लोग काफ़ी कोऑपरेटिव। मैं 10 दिन रुका था, तो काफ़ी मेरे को लगा कि शायद अपॉर्चुनिटी काफ़ी है और अनटच मार्केट जैसा लगा, तो शिफ्ट हो गए। मतलब कोई विजन नहीं था कि, बस वो एक अनप्लान था, बट इवेंचुअली यहाँ आ गए, राइट। फिर वहाँ से आपकी अगर प्रोफेशनल जर्नी की बात करें, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, तो कैसी रही? पहले कुछ जॉब वगैरह आपका अनुभव रहा, या आप डायरेक्टली एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इस डोमेन में आ गए? 2007 में सर मैं जब कॉलेज कर रहा था तो सोचा काम करना चालू करते हैं। तब कॉल सेंटर का काफ़ी जमाना आया हुआ था। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे वो बड़ा बूमिंग कर रहा था। बिल्कुल। तो हमारा छोटा सा टाउन है, मतलब अब जिला है लेकिन क्या, सिटी बहुत छोटी है। जी। तो वहाँ पे ऐसा था यार, कॉल सेंटर का भी माहौल है, चलते हैं दिल्ली। तो हम 5 लोग मिलकर दिल्ली चले गए वहाँ से। जी। वहाँ गए तो पता चला कि कॉल सेंटर में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ बिल्कुल शोषण हो रहा है। हाँ हाँ, सही मतलब है। मेरा जॉब लगा, वोडाफोन में एक कॉल सेंटर था, पोस्टपेड कनेक्शन बेचने थे, और सारा कुछ अच्छा दिखाया, सैलरी वैलरी भी अच्छा दिखाया, लेकिन उन्होंने जब वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसमें कंडीशन लिखी हुई थी कि 27 कनेक्शन महीने के नहीं बिकेंगे तो सैलरी भी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे। तो वो मैंने 1.5 महीने किया। हार्डकोर सेल्स। तो 1.5 महीने किया सर, तो समझ में आ गया मैं उस लाइन के लिए नहीं बनाऊं। जी। फिर कोइंसिडेंसली मेरा एक फ्रेंड था, वो जनरल इंश्योरेंस के कॉल सेंटर में था, जहाँ पे डेटा पे कॉल करते थे गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। तो वो मैडम से मेरा मुलाकात हुआ और उन्होंने बोला कि आप मेरे यहाँ पे जॉब कर रही। तो फाइनेंस का सर वहाँ से चालू हुआ 2007 आई थिंक दिसंबर से। तब से मैं इस लाइन में हूँ और वहाँ से वो जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब स्विच किया, नेटएम्बिट करके एक बीपीओ है, काफ़ी नोन है नोएडा में। जी। तो वहाँ पे मैंने लगभग 1-1.5 साल काम किया। वहाँ पे भी टेली सेल्स ऑफिसर, वो भी इंश्योरेंस का था, लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा का प्रोडक्ट हम बेचते थे उस टाइम। जी। वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तब मुझे एक थॉट आया कि यार अपना करते हैं। तो हम 3 दोस्त थे, वहाँ से जॉब छोड़ा, तीनों ने एक अपना फॉर्म बनाया और वहाँ पे हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और भारत ये अविवा लाइफ इंश्योरेंस का काम किया। तो वहाँ से बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हो गई। बिल्कुल। फिर वहाँ से 2 साल वहाँ पे काम किया, फिर वहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए और जर्नी कंटिन्यू है सर। अहमदाबाद में आज कितने साल हो गए आपको इसी फील्ड में काम करते हुए? सर 15 साल हो गए। 2011 में अहमदाबाद आया था। और जैसे एक सवाल मेरा बड़ा पर्सनल नोट पे है, क्योंकि मुझे भी अपने लाइफ में कुछ छोटा सा अनुभव रहा है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट फील्ड का। तो लोग बोलते बड़ा प्रेशर है और यहाँ इंसान 2-3 साल काट देना तो बहुत बड़ी बात है ना। आप 17 साल से इस डोमेन में हो, लोगों को मिलना, फील्ड में जाना, उसके जो चैलेंजेस है उसको फेस करना और फिर भी टिके रहना और फिर उसमें भी अचीव करना। तो कैसे आपको नहीं लगा भाई कि बस 2-3 साल बाद, जैसे जनरली लोगों को लग जाता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, वो जो प्रेशर बनता है, कैसे रहे तो ये 17 साल? मतलब देखे जाए ना तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये प्रेशर वाला जॉब है, क्योंकि काम करने आए थे सर, 1000 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पे जी। तो काम ना करने का तो ऑप्शन था नहीं हमारे पास। जी। क्योंकि रेंट पे रहते थे, बाइक के भी पैसे नहीं थे, तो अहमदाबाद में 25 रुपए का वो टिकट आता था उस टाइम पे। ओके, पूरा दिन आप ट्रेवल कर सकते हैं। वो टिकट लेके निकलते, टिफिन टांग के, कहाँ जाना है पता नहीं होता था।
अच्छा। तो ऐसे सर बेसिक वहाँ से शुरू किया। लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं अहमदाबाद की जनता को इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा। और अहमदाबाद के लोग काफ़ी मतलब बोल सकते हैं ना, हर किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और आज मैं इस लेवल पे पहुंचा। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा, क्योंकि मैं काफ़ी बार सुनता हूँ कि अलग अलग स्टेट में होता है ना, लैंग्वेज को लेके हाँ। बड़ा इश्यू होता है कि भाई यहाँ रहते हो तो यही लैंग्वेज बोल। मुझे लगता है गुजरात इज़ वन ऑफ अ स्टेट जहाँ आप कहीं से भी हो, आपकी मदर टंग कुछ भी है, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ों को लेके स्टेट के बीच में जो लोगों के बीच में जो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कभी भी गुजरात में या अहमदाबाद में देखने नहीं मिलता। बिल्कुल सही है सर। मैं शुरुआत में आया था, मेरे को लगता था कि मेरे को गुजराती आती नहीं है, कैसे मैं लोगों को मिलूंगा, तो बहुत बार हिचक होती थी। नो डाउट पहली बार जब हम किसी को मिलते थे वो गुजराती में बात करना चालू करते, लेकिन जब हम हिंदी बोलते थे तो हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज, और वो लोग वो समझ इजीली लेते हैं हिंदी में बात करना चालू कर देते थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कि भाई पकड़ के गुजराती बैठे हो। बोलना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक काफ़ी सपोर्टिव नेचर है यहाँ के लोगों का। और अपॉर्चुनिटी बहुत है, बड़ा शहर है। और मतलब बोल सकते हैं ना कि गुजरात तो बिजनेस के लिए अगर कोई बेस्ट स्टेट इंडिया में है तो गुजरात है। तो जब आप गुजरात अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 15 साल हो गए और आपने शायद इतना, क्योंकि ग्राउंड पे लेवल पे काम करते थे तो ट्रैवलिंग बहुत होता होगा, हर एक कोना आपने देखा होगा शहर का, राइट? तो अगर हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ दिस 15-20 ईयर्स आपको क्या लगता है गुजराती जो माइंडसेट कहा जाता है फाइनेंस को लेके, उसमें आपने क्या चेंज देखा है पिछले 20 साल में? अगर हम देखें तो वो उनका अंडरस्टैंडिंग हो या फाइनेंस की जो भी अपनी समझ है या रिस्क टेकिंग जो भी है, आपने उसमें क्या एक चेंज देखा है या क्या पैटर्न आपने नोटिस किया है? देखिए, गुजराती लोग हैं ना सर, मैं मानता हूँ उनके ब्लड में ही मतलब बिजनेस है, मतलब फाइनेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छा है। जब मैं गुजरात में आया 2011 में, उससे पहले मैंने 5 साल दिल्ली में काम किया ऑलमोस्ट। अच्छा। वहाँ पे क्या है कि हम लोग जो प्रोडक्ट लेके जाते थे, समझाते थे, क्लाइंट वही समझता था और हो जाता था काम। गुजरात में जब हम जाते थे क्लाइंट को, क्योंकि अर्लियर स्टेज में क्या है, आपका एक पैटर्न सेट है, आप उसी पे काम करते हैं, तो मैं भी उसी पैटर्न पे काम करता। लेकिन समझ में आया यहाँ पे नॉलेज लगेगा, क्योंकि लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। Yes. और फाइनेंस के लिए बोलते हैं कि गुजराती लोगों को पैसा बनाना आता है। अच्छा। तो वो जो चीज़ थी ना, शायद मैं भी उन लोगों से ही सीखा। और बहुत सारी चीज़ें जब हम डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग भी सीखते हैं। लर्निंग हमेशा मानते हैं कि 2 वे प्रोसेस है, और मैं हमेशा ओपन रहता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और एक पैटर्न जो है, आपने जैसे बोला क्या पैटर्न शिफ्ट देखा, 15 साल पहले था ना, मार्केट काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल माइंडसेट था। लोग एफडीज में इन्वेस्ट करते थे, लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे, जो ट्रेडिशनल वाले प्लान्स होते हैं, राइट? लोगों को मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए था पहले। लेकिन पिछले 10 साल बोले, और स्पेसिफाइड 7 साल बोलूँगा मैं, 2019 से लेके 2026 तक का जो दौर है, लोगों को पैसा चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। जो मिलेनियल जनरेशन जो बोलते हैं, उनको भी क्या है कि पैसा बनाना है। कि अब लोग, पहले क्या था आपने देखा होगा, लोग 60, 65, 70 साल जब तक जी रहे तब तक काम करते थे। माइंडसेट शिफ्ट हो गया है। लोग 50 साल पे रिटायर होना चाह रहे हैं, लोग 45 साल पे रिटायर होना चाह रहे हैं। तो वो जो शिफ्ट है, तो उसमें इन्वेस्टर बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हुआ है जी। लोग रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई है लोगों की। लोग सोचते हैं चलो मेरा पैसा डूबेगा या कम होगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहिए ज़्यादा। तो वो तो एग्री करता हूँ मैं कि लोगों का जो रिस्क एपिटाइट है वो डेफिनेटली बड़ा है, और उसमें भी स्पेशली जो आपने कहा मिलेनियल्स है, उनका है कि भाई हायर रिटर्न्स वगैरह चाहिए। लेकिन जब हम हायर रिटर्न्स या रिस्क टेकिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी बार लोग कुछ कॉमन मिस्टेक तो करते ही होंगे, है ना? क्योंकि वो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला थियरी है कि भाई हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, और अगर इतना ही ज़्यादा उसमें रिस्क भी एसोसिएटेड है, रिवॉर्ड भी मिलता है, दोनों चीज़ें हैं। तो उस चक्कर में कहीं लोग गलतियां करते हैं, कुछ आपको लग रहा है ऐसी कोई मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आपने देखी हो आपके पूरी जर्नी में, कि लोग जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की या फाइनेंस की तो करते हैं? एक्चुअल सर मयूर जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, हमारे लाइन का ना एक दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है, जब भी इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं, हम जब फाइनेंशियल गोल सेटिंग कर रहे होते हैं, तो हम पूरा गोल अलाइन करके इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं।
लेकिन क्या होता है कि गोल लंबा होता है, 10-15 साल 20 साल के बाद की हम प्लानिंग कर रहे हो तो 25 साल बाद की। जी। तो बीच में क्या होता है कि कोई हमारे जैसे दूसरे कोई मिल गए एडवाइज़र, या फिर रील्स देख ली या कोई वीडियो देख लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, शिफ्ट करना है, फिर वो भूल जाते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट इस नीड के लिए लिया था। जी। तो मोस्टली आप देखेंगे ना, तो जो इन्वेस्टमेंट चालू हुए हैं वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वो बीच में ही ब्रेक हो जा रहे हैं। तो उसका कारण ये हो रहा है कि लोग मतलब आप समझिए, आज आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया मेरे थ्रू, मैंने जी। बोला कि आपका रिटायरमेंट 50 साल पे हो जाएगा मयूर जी। अब आपने वो इन्वेस्टमेंट जाके 45 पे रोक लिया और 50 पे आप मेरे को आके बोलते शैलेंद्र जी आपने प्लानिंग किया था, ये नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आप नाराज होंगे। हो सकता है संबंध में आप बोल ना पाए, लेकिन क्या है वो डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा रहेगा, राइट। तो ये जो अप्रोच है वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि आप अलाइन, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अगर वो गोल को अलाइन रहेगा ना तो रुकने के चांस कम रहते हैं। राइट। अभी आप सरप्राइज हो जाएंगे, मैं मार्च का आपको डेटा बताता हूँ। अच्छा। इतना क्राइसिस चल रहा था वर्ल्ड वाइड, सारी चीजें, मार्च अकेले में 33,000 SIP अकाउंट जो थे वो क्लोज हुए। सो शैलेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, स्पेशली नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है, और जो एक पर्पस के साथ वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शायद होल्ड नहीं कर पाते। तो उसी पे मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में करीबन 17 साल से है, कि जो हम इंटरनेट और सोशल मीडिया में आजकल देखते बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कई तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे बताई जाती है, तो क्या इससे लोग सही तरीके से एजुकेट हो रहे हैं या कहीं ना कहीं लोग गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हैं? आपका इस पे पर्सनली क्या मानना है? मयूर जी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो जनरल इंफॉर्मेशन है। वो केस स्टडी जो बता रहे हैं वो कोई और क्लाइंट की है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। अच्छा। तो सबसे बढ़िया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का थैंक यू है भाई, कि वो लोग एटलीस्ट लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग उसको देख के थोड़ा, ये बोलते हैं ना, एक चिंगारी लग रही है, इग्नाइट हो रहे हैं। जो और बिल्कुल एकदम हाँ, अनअवेयर है उसको थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ रही है। नॉलेज आ रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका पर्सनल फाइनेंस और मेरा पर्सनल फाइनेंस दोनों अलग होता है। आपके गोल्स और मेरे गोल्स अलग होंगे। तो हमेशा आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठना चाहिए। आपके जो इन एंड आउट्स हैं फाइनेंस को लेके, आपके जो गोल्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, या आपका जो प्लानिंग है, वो आप पर्सनलाइज वे में डिस्कस करेंगे तो पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। वो जो रील्स आ रही हैं वो अवेयरनेस के लिए है, जनरल है, तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते बहुत। राइट। सो आपने फाइनेंशियल गोल की बात करी, तो थोड़ा बेसिक्स हम व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे कि जब कुछ भी हम फाइनेंस को लेके बात करते हैं तो 3 टर्म आती है। एक होता है कि सेविंग, फिर होता है इन्वेस्टमेंट, और एक होता है वेल्थ क्रिएशन, जिस पे आजकल ज़्यादा बात होती है। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जनरल पर्सन के लिए आई थिंक तीनों चीज़ें सेम ही है। बिल्कुल सर, है ना? तो थोड़ा उस पे बताइए। सेविंग्स सर जो है मयूर जी, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आपके कोई गोल्स हैं या कुछ आपका प्लानिंग है जो अगले 1-2 साल में या 3 साल में आ रहा है, तो उसके लिए सेविंग्स होता है। सेविंग्स में हम लोग बोलते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड्स है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका मान लीजिए जैसे बच्चों का एजुकेशंस रहते हैं तो वो हर साल आ रहा है, वो फिक्स कॉस्ट है, तो उसके लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को कवर करता है जी, जहाँ पे आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बड़े ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और इवेंचुअली क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वेल्थ क्रिएट होता है। वेल्थ क्रिएशन का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। आप सेविंग्स के थ्रू भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। बस सेविंग्स में आपको आप समझना पड़ेगा कि आपको 6 से 8% के रिटर्न्स जनरेट होते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको डबल डिजिट में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, आपको इन्फ्लेशन को बीट करके देगा, आपके गोल्स को पूरा करने में थोड़ा आसानी रहेगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जब हम इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ की बात करते हैं, मार्केट में पैरेलल एक अलग तरीके का फाइनेंस भी चलता है जिसमें होता है क्विक रिच स्कीम। आजकल बहुत है, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड या कंपनी के बारे में नहीं कहेंगे, बट वो लोग ऐसे हमें लुभावने बातें करते हैं कि हम इतना % रिटर्न दे देंगे 2 साल में डबल। जैसे एक मूवी आई थी 21 दिन में डबल वाली, है ना?
तो ऐसी जो क्विक रीच स्कीम होती है उससे लोग कैसे बचे, क्योंकि फॉर अ पर्सन तो उसका एंड गोल तो यही है कि मुझे ज्यादा पैसा मिले, 100% राइट, वो आप भी वही कोशिश कर रहे 100% हैं, बिल्कुल। तो वो कभी कभी वो समझ नहीं पाता है कि भाई इसमें रियल स्टोरी कौन सी और डार्क स्टोरी कौन सी है, तो वो कैसे समझे। वहाँ पे सर 2-3 चीजें खास ध्यान रखनी है। एक तो क्या है कि जब भी हम ऐसी शॉर्ट टर्म रिच वाली जो स्कीम देखते हैं जी तो कितनी ऑथेंटिकेट कि आपने जो स्कीम देखा अभी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ म्यूचुअल फंड्स। जी ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग 10-12% या 15% रिटर्न, कुछ लोग 25-30 भी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो वो सर मतलब रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है। नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 20-25% मतलब पॉसिबल नहीं है। 12-15% एक बोलते हैं कि आ सकता है। दूसरी चीज है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रेगुलेटेड है कि नहीं गवर्नमेंट से। जी जैसे very आपने important। पास्ट में सुना होगा बिटकॉइन। हाँ 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 बिटकॉइन बहुत लोगों अच्छे ने से। रातों रात बहुत पैसा बनाया। ठीक है, वो डिजिटल करेंसी सारी चीजें आप समझिए कि वो रेगुलेटेड नहीं है, अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड है। हो सकता है आपका 1 का 1000 हो जाए, लेकिन सर 1 का 0 होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल तो देखिए पैसा जो है बनाना है वो एक मतलब समझिए साइंस है। जी वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला कल डबल हो गया। वो साइंस है, उसका टाइम पीरियड है। अगर आपका फंड 12% रिटर्न दे रहा है वो 6 साल में ही डबल होगा, वो 6 महीने में डबल नहीं होने वाला है। तो हमको प्रोसेस फॉलो करना है और जो चीजें हम अलाइन शुरू कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। राइट। सो जैसे आपकी ब्रांड का भी नाम है कैपिटल कनेक्ट, तो जो आपका कैपिटल है उसको सही से कनेक्ट करना है। अगर वो गलत तरीके से कहीं कनेक्ट कर गए तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं पिछले 17 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए पैसा थोड़ा कम बनेगा ना, चल जाएगा, हाँ जाना नहीं चाहिए। जी तो और हम लोग कोशिश करते हैं। मेरे पास आप समझिए कि जब इन्वेस्टर तक वो अपॉर्चुनिटी आ रही तो हम तो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बिल्कुल हमको कितनी अपॉर्चुनिटी आती है। हाँ, साल में बिल्कुल। कम से कम 50 लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं हमारे साथ जुड़ के काम जुड़ करें। जाओ, इससे दुगना रिटर्न देंगे या आपके जो मार्जिन से हो उससे और 4 बिल्कुल गुना सर। देंगे। बट सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि रेगुलेटर होना चाहिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे अपना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में सेबी वगैरह है। सेम सर। जी तो बिल्कुल सही है आपकी बात, और होना भी चाहिए। दूसरा क्या है सर, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है ना सर, हाँ वो एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ऐसा नहीं है कि पैसा बनाने का एक माध्यम है, जी ये विश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल आप किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, वो डॉक्टर जैसे हैं। बिल्कुल जैसे किसी का अगर फैमिली डॉक्टर है, वो फैमिली डॉक्टर ही बीमारी गलत बताएगा तो वो कैसे चलेगा। तो बिल्कुल फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना रोल बहुत ध्यान से निभाना है, क्योंकि देखिए पैसा उसको भी चाहिए, सबको चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। क्या है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करो, वो एक सस्टेनेबल वे है। और वो एक फाइनेंस को आपको लेके आता है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है जिससे आपका बेनिफिट हो। लोग और अक्सर बोलते हैं लोग कि भाई उसमें उनका मुनाफा होगा। तो मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, तो आपको दुनिया में कोई भी एडवाइस कर रहा है तो किसका नहीं होता है। इवन आप डॉक्टर को भी आपको दवाई देता है तो उसमें कुछ तो उसका भी मुनाफा है। 100%। तो वो प्रॉब्लम नहीं, बस एक सही एडवाइस सही सोर्स से मिले जिससे लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट हो। इस पे एक और चीज़ भी है शैलेंद्र जी, जैसे हमने बोला ना कि लोग या तो बहुत ज़्यादा रिटर्न की लालच में कोई गलत स्कीम में वगैरह पैसा लगा देते हैं और फिर सुनने मिलता है भाई भाग गए लोग और पैसे डूबे और ये सब होता है। दूसरा हम देखते एक पैटर्न है कि आज के स्पेशली जो हम आपने जैसे मिलेनियल्स की बात की या जेनजी को हम देखते, ये लोग लाइफस्टाइल पे बड़ा स्पेंड करते हैं। फॉर देम ऐसा काफ़ी बार साउंड करते हैं लोग कि भाई सेविंग इन्वेस्टमेंट ये तो बड़ा पापा के दादा के ज़माने की बात है, हम तो बस अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे, कल किसने देखा है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो जो माइंडसेट है वो कितनी हद तक सही है और कहाँ ये गलत हो जाता है। सर देखिए, ये जनरेशनल शिफ्ट है। जैसे आप और हम मिलेनियल एज के हैं। जी हमारे फादर्स थे, पेरेंट्स, वो पूरी जिंदगी नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे, उसके बाद घर बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोन नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है, और वो हिम्मत भी नहीं करते थे कि वो ईएमआई भरे, लोन ले। फिर एक टाइम आया, बैंक सामने से आई, लोन देना चालू किया। अभी फर्स्ट सैलरी आती है या 1 आध साल होता है, घर ले लेते हैं लोग। ठीक है, गलत नहीं है सर कुछ भी। ठीक है, लाइफस्टाइल एक्सपेंस को आपने बोला सर, वो जरूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल पे अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो बंदा अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएगा।
तो एक बोलते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। तो लाइफस्टाइल पे एक्सपेंस जरूरी है, लेकिन उसका एक परसेंटेज डिसाइड होना चाहिए। ऐसे मैं देखता हूँ, मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ, मैं 20% अपने ऊपर खर्चूंगा, वो मेरी लाइफस्टाइल होगी, मेरा लर्निंग होगा, मेरा पर्सनल एक्सपेंस होगा। लेकिन पैरेलली मैं 20 से 30% इन्वेस्टमेंट भी करूंगा जी। क्योंकि जो गोल्स आने वाले हैं, मेरे बच्चों का एजुकेशन है, मेरा रिटायरमेंट है, मेरा मान लीजिए कोई फॉरेन वेकेशन है, तो वो भी तो पूरा करना है। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल पे एक्सपेंडिचर कोई गलत नहीं है, बस ये है कि आप कंट्रोल में करिए, जो चीजें जरूरी हैं वो करिए, क्योंकि वो गरीब रह के अमीर नहीं बना जा सकता है। तो आपको रिच बनने के लिए थॉट भी रिच लाने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो आप कह रहे बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, जहां आप लाइफस्टाइल पे भी स्पेंड करिए, बट पैरेलली आप अपने फ्यूचर गोल या ग्रोथ के बारे में भी सोच के इन्वेस्टमेंट करिए। एक इसमें सबसे बड़ी चीज आती है जो आज हम बात करते हैं, वो था इन्फ्लेशन, कि भाई इन्वेस्टमेंट के कई बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, लेकिन मेरा पैसा ऐसे पड़े पड़े डीग्रो तो नहीं हो रहा है ना। तो आइडियली पैसे को हम कैसे प्लान करें जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको हम इजीली बीट कर पाए? क्या उसका इजीएस्ट वे होता है? सर देखिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये देखना है कि वो रिटर्न क्या दे रहा है। जी। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट हर अपने एज पर्पस को सॉल्व करता है। अपने पर्पस को सॉल्व करता है, एक एज ग्रुप है वो उसमें ही जाता है। जी। तो जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट है वो 6-7% या 8% रिटर्न देते हैं, ठीक है। पैरेलली हमारा इन्फ्लेशन भी इंडिया का 6 से 10% के बीच में रहता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका अगर डबल डिजिट में रिटर्न दे रहा है, 10-12%, 15%, तो 100% इन्फ्लेशन को बीट करेगा। तो वो एवेन्यूज हमको देखने चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स है, लोग जो इंश्योरेंस में ज्यादा मानते हैं उनके लिए यूलिप्स हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि भाई बॉन्ड्स में लगाना है, तो बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जो 10% तक रिटर्न देते हैं। फिर कुछ गोल्ड में लोग मानते हैं, तो गोल्ड का रिटर्न भी आप देखेंगे पिछले 30 साल में 11-12% तक देता है। तो वो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर, आपको पसंद है कौन सा सेक्टर। जी। लेकिन ट्राई ये करिए कि आप 10-12% से ऊपर का रिटर्न आते हो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। रिलेटिवली आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाएंगे। सो जैसे आपने म्यूचुअल फंड की बात की कि वन ऑफ द गुड सोर्स है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करे, लेकिन आज भी मुझे लगता है, हालांकि हमारा पिछले कुछ सालों में देखे तो रिलेटिवली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर व्यूअर्स के लिए या जो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, उनको आप सिंपलेस्ट वे में समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? सर देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ना, वो आप समझिए कि एक पूल है। अच्छा। आपसे, हमसे, लोगों से पैसा लेगा और उस पैसे को उठा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। जी, ठीक है। वो क्यों बेटर है, उसका रीजन है सर, क्योंकि जो आपका फंड है हम सब लोगों का, वो हैंडल कर रहा है एक फंड मैनेजर, जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदा है, जिसका 24 घंटे यही काम है। आप समझिए कि नॉर्मल इन्वेस्टर और फंड मैनेजर में ये डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा वो आपकी एबिलिटी पे डिसाइड करेगा। बिल्कुल। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो 100%, क्योंकि एक एक्सपर्ट उसके पीछे बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड सर एक बहुत ही ईजी टूल है। तो म्यूचुअल फंड में क्या है, इजी एंट्री इजी एग्जिट ऑप्शन है। तो लोग शुरुआत कर देते हैं रील देख के, मोटिवेट होके, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाते। मैं एक डेटा पढ़ रहा था ऐसे ही, तो लास्ट ईयर 53 लाख अकाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में एसआईपी के क्लोज हुए हैं। नो डाउट, माय गॉड, नो डाउट 57 लाख नए अकाउंट ओपन भी हुए, लेकिन पैरेलली इतने क्लोज भी हुए। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में आज भी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि लोग शुरू तो कर रहे हैं लेकिन लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इजी एग्जिट वे है। वहीं आप देखेंगे जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं ट्रेडिशनल, 20 साल भरना है, वहां लोग सोचते ही नहीं है निकलने का, क्योंकि उनको पता है वहां लॉस हो जाता। तो मैं जो भी ये मेरा पॉडकास्ट देख रहा हूँ उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड सर 7, 10, 15, 20 साल के लिए करिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट हमेशा लॉन्ग टर्म में होगी। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, 5,000 रुपए की एसआईपी कोई बंदा 30 साल कर रहा है,
तो वो 5,000 की SIP 1.5 करोड़ बना के देती है। बिल्कुल। लेकिन वही SIP अगर वो 5 साल और होल्ड करता है, 35 ईयर्स करता है, तो 3 करोड़ बनता है। माय गॉड, राइट, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो सर वो जो धैर्य है ना, वो 5 साल का, वो डबल कर दे रहा है सीधा। तो वो पेशेंस हमको रखना है। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर अच्छे आम खाने हैं तो उसको पकने के लिए टाइम देना पड़ेगा। 100%। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा ही टेस्ट मिलेगा फिर। बिल्कुल, दवाई से पका हुआ खाओगे वो भी सर वो भी सही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि उसको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाए। और जैसे आपने पहले बताया ना कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मान लो अगर घर का मुझे इंटीरियर कराना है तो मैं खुद भी तो कर ही सकता हूँ। जैसे लोग डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, पर एक इंटीरियर डिजाइनर जब घर के अंदर डिजाइन करेगा और मैं पर्सनली करूंगा, उन दोनों में एक फर्क रहता है। सो एक म्यूचुअल फंड का अगर कोई फंड मैनेजर है जो एक्सपीरियंस है, तो उसका डेफिनेटली एक एडवांटेज तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मिलता है। 100% सर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी बता दूं। हमको बुखार होता है, हम दुकान से जाकर मेडिकल से डोलो लेके खा लेते हैं, बुखार उतर जाता है जी, लेकिन डोलो का असर खत्म होने के बाद वापस आ जाता है। लेकिन सेम वही चीज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तीन दवाई के कोर्स में वो पूरा हो जाता है। तो वही है। एक एक्सपर्ट का डिफरेंस तो रहता है। 100%। आई थिंक म्यूचुअल फंड में एक बहुत लंबे टाइम से मैं कैंपेन भी देख रहे हैं जो टीवी एड्स वगैरह में आता है कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, राइट। तो एक सवाल यहाँ ये बनता है, म्यूचुअल फंड सही है वो तो सब लोग समझ रहे हैं, बट कब सही है और कब सही नहीं है? जैसे अभी का जो हम पीरियड देख रहे हैं वो थोड़ा मार्केट डिक्लाइन मोड पे है और मार्केट ऑलरेडी ऐसा कहते हैं लोग क्रैश कर चुका है। सो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कब मार्केट के या इक्विटी में एंट्री करे, कब एग्जिट ले, राइट। यही चीज स्टॉक मार्केट को लेके भी था। तो म्यूचुअल फंड को लेके आपको क्या लग रहा है, क्या सही टाइम है? सर म्यूचुअल फंड में हमेशा सही है टाइम जी। आप समझिए, क्योंकि क्या होता है, आपका जो गोल है, मान लो आपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो सर 15 साल तक आप कोई भी मार्केट अप डाउन हो रहा है ना, वो सब सही है। क्योंकि जब मार्केट डाउन हो रहा है ना, तो आपके पैसे से यूनिट्स ज्यादा आ रहे हैं। जी, ठीक है। जब मार्केट रिकवर होगा या मार्केट चल रहा है, तो आपके यूनिट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो आप अपने गोल से अलाइन रहिए, बाकी सब वो गलत सही आ जाएगा। वो आजकल आपने ऐड देखा होगा, हमारे पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जी का ऐड आता है जी। वो सवाल करते हैं कि सर ये मैं करता हूं तो म्यूचुअल फंड में, तो आप कैसे ऐसे टिके रहते हो आप? तो बोलता है मैंने धीरज को साथ में रखा हुआ है। तो इन्वेस्टर को भी क्या, धीरज को साथ में रखना है और टिके रहना है। सो आपकी बात तो सही है कि पेशेंस इज द की, है ना, कि अगर आप धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली उस पैसे को पूरा टाइम दोगे जो ग्रो होने के लिए, है ना। और मार्केट में क्या, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे वॉर्स, ये वो छोटे बड़े चीज़ें तो आती जाती रहती है ऑन इकोनॉमिकल लेवल, मैक्रो साइड पे, बट उससे इन्फ्लुएंस होके आप डर के पैसे विड्रॉ कर लो या उस टाइम पे इन्वेस्ट करने जाओ। आपकी बात मुझे काफ़ी सही लगी कि भाई ऑल द टाइम इज सही टाइम फॉर म्यूचुअल फंड। आप सर एक टाइम पीरियड आया था आज से 6 साल पहले, कोविड पीरियड। अच्छा सर, मैं कोविड पहले का एडवाइजर हूँ। अच्छा, आपको मार्केट में 80% एडवाइजर कोविड पीरियड के मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सबके काम बंद थे, तो लोगों ने पढ़ा लिखा और चालू किया काम। जी जी सर, मैं बताता हूँ, कोविड में 2020 मार्च एंड में मेरे को कम से कम 50 फोन आए थे मेरे इन्वेस्टर के। उनके पिछले 6 साल के रिटर्न 0 हो गए थे सर। उसमें से मैंने 20% इन्वेस्टर खो दिए, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया। और मैंने बहुत समझाया कि सर ये टाइम आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा पीरियड कभी देखा ही नहीं था। जी, ये कुछ अनयूजुअल था। उनको लगा भाई अब तो जिंदगी रहेगी नहीं। वही सर, जो 15-20% रिटर्न आ रहा था वो 0 आ गया था। लेकिन सर बिलीव करिए, मार्च 21 1 साल बाद वो जो लॉस था वो पूरा रिकवर हुआ और वापस से 19% रिटर्न दिखा। तो पेशेंस है सर। सेम वे अभी जो टाइम चल रहा है पिछले 2 साल में, मैं अभी भी लोगों को यही बोलता हूँ, ये धीरज का समय है, धैर्य रखिए, ये टाइम भी जाएगा। और ये टाइम जाएगा ना, तो आपने जो अपॉर्चुनिटी अभी मिस की है वो दोबारा नहीं मिलेगी। कोविड पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, टाटा मोटर्स का शेयर था जी, मैंने खुद लिया सर 93 पे। अच्छा, वो शेयर अभी 2 साल पहले 1000 टच किया।
सो दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी। 100% सर, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में ऐसे ही स्टॉक रहते हैं। तो जी जब वो डाउन हुआ तो वो अपॉर्चुनिटी थी। जिसने भी, आप जितने आज देखेंगे ना, जितने इक्विटी मार्केट में मिलेनियर्स या बिलियनियर्स हैं, वो कोविड पीरियड के हैं। राइट। सो ये तो कब इन्वेस्ट, एक स्टॉक मार्केट की अपनी फिलोसॉफी या नॉलेज या स्किल होता है, बट अगर इतना आपको नहीं समझ आता देन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। 100%। राइट। सो एक और चीज़ है शैलेंद्र जी, जैसे मेरे फादर है ना, हालांकि वो फाइनेंस के कभी एक्सपर्ट नहीं रहे, बट फिर भी उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि वो एक चीज़ समझते थे कि मुझे इन्वेस्टमेंट आता नहीं है तो मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करूँगा, कोई एक तो बढ़ेगा। तो वो एक चीज़ और भी कहते थे कि भाई इन्वेस्टमेंट है ना, वो फिक्स थाली की तरह करो, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। बट आइडियल वे में, क्योंकि आप 17 साल से इस डोमेन में हो, और जो हमारे पास मेजर असेट क्लास होते हैं, जैसे कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग रियल एस्टेट में करते हैं, लोग इक्विटी में भी करते हैं, और लोग जो हमारे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक एफडी या आरडी ये सब होता है। सो आपके अकॉर्डिंग ये एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए, क्या किसका वेटेज होना चाहिए, और कैसे उस जो थाली की हम बात करते हैं तो एकदम न्यूट्रिशियस हो, जिससे आगे जाके बड़ा अच्छा रिटर्न हमें मिले। सर बिल्कुल, आप समझिए जितने भी एवेन्यूज मार्केट में अवेलेबल हैं वो किसी ना किसी के लिए सही है, बिल्कुल, लेकिन वो आपके लिए कितना सही है ना, वो आपको सोचना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना सर, म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन है। अच्छा, वहीं पे ऑप्शन आ जाता वो है। फंड ले लो ना आप। आपको 10,000 रुपए डालने हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मेरे को कितना आ जाए, किस में डालना है, आप एक फंड ले लो मल्टी एसेट एलोकेशन, सब जगह डल जाएगा। राइट। और आपको हर सेक्टर का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन सर मैं अभी भी आपको वही कहना चाहूंगा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मेरे को 100 रुपए लगाने हैं, तो आप 20% है रियल एस्टेट में लगाइए, 40% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाइए। सर इंडियन मार्केट में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जी। लोग क्या है, बैलेंस करने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। तो राइट। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो लोग भी थोड़ा समझते हैं मार्केट, सर मार्केट में आइए, पैसा बनेगा। पिछले 30, 35, 40 साल से पैसा बन रहा है और अगले 20, 25 साल भी बनेगा। क्योंकि जब तक इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं होगा ना, तब तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी जी। और ये अगले 20 साल हैं, मोदी जी भी बोलते हैं 2047 में हम डेवलप्ड नेशन होंगे। ठीक है, तो जब अपने देश का इकोनॉमी बढ़ेगा तो पैसा हमारा ही है। बिल्कुल। तो हमारा पैसा बढ़ेगा, तो आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और थोड़ा ब्रॉड विजन रखिए और पैसा अच्छा बनेगा। जी। सो जैसे आपने कहा ना कि ये एक हमारा कंट्री का भी एक विजन है और एक लंबी ग्रोथ स्टोरी का हम हिस्सा बन सकते हैं, तो स्पेशली जो आज यंगस्टर है, जो कल जाके एक मेच्योर्ड इंडिविजुअल बनेंगे, अराउंड 40s 50s में या 60s में एंटर होंगे, तो आज जो यंगस्टर 20s में है, जिसको हम जेनजी भी कहते हैं, उनके लिए आपकी स्पेसिफिकली क्या एडवाइस है कि अगर वो शुरू करना चाहे अपने इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपेसिटी में वो कर सकते हैं, तो वो कैसे प्लानिंग करें? तो जेनजी है ना सर, वो बड़ा ही मतलब बोलते हैं ना, क्रेजी लोग हैं और हम भी उस उम्र पे थे तो हम भी थे जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 20-22 साल का था तो मैंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था, लेकिन क्योंकि हम नहीं कर पाए, हमने जो मिस्टेक की है उसी मिस्टेक से हम लोगों को गाइड कर दें कि आप मत करिए। जेनजी है, उनका इनकम अच्छा है, ठीक है, 24 साल पे लोग 20-20 लाख के पैकेज, 25 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, तो मैं एक ही एडवाइस करता हूं कि 10% पैसा एटलीस्ट आप बचाइए, क्योंकि उतना पैसा आप बचाना चालू करेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा। तो 10 से 15, 20, 25 लोग 50% तक भी आज सेविंग कर रहे हैं अपने इनकम का। तो वो एक हैबिट फॉर्म करिए और जितना जल्दी आप हैबिट फॉर्म करेंगे उतना जल्दी, क्योंकि आज का जेनजी जो है ना, वो 45-50 साल के बाद जॉब करना नहीं चाहता है। अर्ली रिटायरमेंट, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन कॉन्सेप्ट चल रहा है लोगों के दिमाग में कि भाई हमको 45 पे रिटायर, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। क्योंकि ट्रूथ ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो 76 है, तो अगर आप 45 पे रिटायर हो रहे तो अगले 31 साल का खर्चा चाहिए। ऑब्वियसली, तो सही कहा आपने। इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान करिए और रील्स हैं, कुछ भी है, आप देख के कर रहे हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हर आदमी के गोल्स डिफरेंट हैं।
एक पर्सनल एडवाइजर के साथ बैठिए, पूरा समझिए और फिर डिसीजन उसको डिसीजन लीजिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस उनका अनुभव दोनों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। 100%। वही है ना सर कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और एक वो नाके पे एक झोला छाप होते हैं, झोला तो छाप। वही चीज है सही कि कहा। आप जो रील देख रहे हैं वो जनरल है। मतलब आपको बुखार आया, आपको मलेरिया बुखार है कि आपको वायरल है, कुछ भी है, सीधा उठा के वो लाल पीली गोली दे दी, काम हो गए। बिल्कुल। तो सो वो आपको पर्सनली आपका पर्पस, आपकी लाइफ की रियलिटी समझ के पर्सनली प्लान करो, और एक जनरल एडवाइस जो इंटरनेट पे, वो दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल सर। सो जैसे हमने यंगस्टर्स और जेनजी की बात की, आज हम एक नया डेवलपिंग सेगमेंट देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलेराइड प्लस एंटरप्रेन्योर वुमन भी है जो इन्वेस्टमेंट खुद का प्लान कर रहे हैं। और आई थिंक हमने पिछले 10 साल में ट्रेंड देखा कि उनकी भी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टोरी इंडिया में देखी जा रही है। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिकली एडवाइस है फॉर अ वुमन वो इज सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलराइड या एंटरप्रेन्योर है खुद, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वुमेन एंटरप्रेन्योर सर बहुत ही बढ़िया शब्द है, आजकल काफी देखा जाता है। लेकिन लास्ट 15 इयर्स में देखेंगे ना तो इंडियंस जो लेडी है वो काफी आगे आई हैं डेवलपमेंट। आप एजुकेशन देखिए, उनका अच्छा एजुकेशन हो रहा है, हर सेक्टर में आपको देखने के मिलेंगी। और आज तो आप देखिए कि भारत की राष्ट्रपति ही वुमेन है, एक महिला तो है, राइट। जो लेडीज है ना वो किसी भी मायने में मेल से पीछे नहीं रही हैं, मतलब एब्सोल्युटली। तो इन्वेस्टमेंट में क्यों पीछे? ऑब्वियसली, क्योंकि होता क्या है, फीमेल मेंटेलिटी आज भी बचत की है। घर पे आप देखिए, आपने देखा होगा हमारे मदर्स थी, कुछ पैसा बचा वो पैसा रख दिया घर में, बक्से में बंद कर दिया, वो पड़ा रहा, कभी वो बैंक तक भी नहीं पहुंची है एफडी करने। तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने जो पैसे को मल्टीप्लाई करने का सोचिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है फाइनेंस, देखिए हो सकता है कि फाइनेंस हर किसी को समझ में ना आए, क्योंकि आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, फाइनेंस के मास्टर ना भी हो। तो एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़िए जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, बिल्कुल, जिसको आप भरोसा करते हो और उसको नॉलेज हो, उसके साथ बैठिए, पूरा बताइए, अच्छे से अच्छा प्लानिंग करिए और मल्टीप्लाई करने का सोचिए पैसे। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पैसे सेव कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी जगह रख रहे हैं जो 6-7% पैसा बढ़ रहा है, तो आप समझिए 10 साल बाद आप गरीब होने वाले हैं। मनी आपका डीवैल्यू, हाँ, डीवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप 6% कमा रहे हैं, महंगाई 10% बढ़ रही है तो आपको 4% तो कम पड़ने वाला है, और आप सोच रहे हैं कि मेरा रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा जी। तो वो नहीं होगा। तो सर ये अनसर्टेन जो पीरियड है उसका ड्रॉबैक कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि उसका एडवांटेज है जी कि आपका जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको लंबे समय में एक अच्छा कैपिटल क्रिएट करके देगा। राइट। सो बट जैसे आपने एक चीज़ कही शैलेंद्र जी की, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को पकड़िए और उनके साथ आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट गोल्स है उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। बट जो वो वर्ड है ना, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप मुझे बताओ उसके लिए क्या वेरिफिकेशन होना चाहिए? जैसे मान लो कल मेरे पास एक्स अमाउंट है और मेरे कांटेक्ट में 2-3 लोग हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल तो है, तो कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये मुझे जेन्युइन लग रहा है और यहाँ से मुझे इन्वेस्ट करे? ऐसी क्या 2-3 खूबी कहो या चीज़ें होनी चाहिए जो मैं वेरीफाई करके फिर प्लान कर सकता हूँ? 2-3 चीजें होती हैं सर। एक तो सबसे पहले कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को एक्सपीरियंस कितना है, ओके, कितने साल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और एक चीज आप खास ध्यान दीजिए कि वो केवल एक ही प्रोडक्ट में डील ना करता हो। अच्छा, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता होगा तो वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे पाएगा जी। आज मैं अगर मानूं कि मैं केवल म्यूचुअल फंड करता हूं तो मैं आंख बंद करके आपको म्यूचुअल फंड ही अच्छा बोलूंगा, क्योंकि आपके बक्से में सिर्फ वही पड़ा है। तो आप बैठिए, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग टर्म में आप समझिए लीगेसी ट्रांसफर के लिए आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी, आपको रियल एस्टेट भी चाहिए होगा, आपको लिक्विड मनी भी चाहिए होगी, आपको गोल्ड भी चाहिए होगा, आपके बच्चों के मैरिज के लिए आपको एक बड़ा कॉर्पस भी चाहिए। तो सारी नीड्स को कवर कर सके ऐसे बंदे के साथ बैठिए जो आपको और इजी एक्सेसिबल हो। आपको जब जरूरत पड़े तो वो बंदा अवेलेबल होना चाहिए जी। तो ये 3 चीजें देख लेंगे तो सफिशिएंट है, उसमें हो जाएगा। सो शैलेंद्र जी, यहाँ एक सवाल तो बनता है क्योंकि आप 17 साल से यहाँ पे हो और हमेशा जैसे आपने कहा ना, ये लोग थोड़े तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये जो मुझे सजेस्ट कर रहा है एडवाइज़र या जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी है, ये सही कर रहा है कि नहीं।
आप बीइंग इन दिस डोमेन फॉर दिस लॉन्ग, ऐसा क्या आप यूनिक दे रहे हो आपके क्लाइंट को या आपके जो भी लोग आपसे एसोसिएटेड है, जो आपसे इतने सालों से जुड़े हुए? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, 2-3 साल में लोग इस इंडस्ट्री से, इस डोमेन से क्विट कर जाते हैं, बिल्कुल। पर आप इतने सालों से है, तो ऐसी क्या यूनिक बात है आप में जो आपको अलग बनाती है मार्केट में दूसरे एडवाइजर्स और प्लानर से? तो सर, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इतने लॉन्ग टर्म एसोसिएट हूँ मैं इस सेक्टर से, कि मेरे को ना लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो मैं हर दिन कुछ 2-3 लोगों से नए से मिलने की कोशिश करता हूँ, और मैंने हमेशा जो मेरा अप्रोच है वो कस्टमर सेंट्रिक रखा है। आप कभी मेरे ऑफिस में विजिट करेंगे, वहाँ 3 अवार्ड रखे हुए हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी को लेके, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। क्योंकि क्या होता है सर, ये जो फील्ड है ना, यहाँ से लोग जो जल्दी क्विट कर रहे हैं, वही लोग क्विट कर रहे हैं जो अपना मतलब देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई मेरा फायदा इसमें क्या है, हाँ। मेरे क्लाइंट का, कस्टमर का तो बाद में। क्योंकि सर आप समझिए, जितनी भी रिसर्च है ना, वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो बकेट है ना, हर एक क्लाइंट का मल्टीपल टाइम होता है। मतलब आज आपने मेरे से एक प्रोडक्ट लिया, तो हर 3-4 साल में आप दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। बिल्कुल। और हिस्ट्री ये भी कहता है, स्टडी, कि भाई पहली बार जिसने दिया है ना, 80% सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी वही बंदा देता है, अगर वो बंदा है मार्केट में। जी, सही तो है। अगर आपने सही बेचा है, तो 5 साल बाद भी हम आप उसके सामने repeat- खड़े होंगे। और लंबा टिकने का सर वैल्यू ये है, एक तो आपका खुद का ब्रांड बनता है। ऑब्वियसली। आज समझिए, मैं 18 साल हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं जो कंपनी के साथ काम करता हूँ, वो लोग मेरे से ये नहीं पूछते आप क्या मेरे को प्रोडक्ट दे रहे। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं आपको जो सही लगे वो दीजिए। जब ये शब्द आता है ना, आपको जो सही लगे वो दीजिए, वो ट्रस्ट सर, वो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और वो आप पे ट्रस्ट है, इतने ट्रस्ट सालों है, का अनुभव। हाँ। और मैं मेरे डोमेन के जो एडवाइजर्स हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टर है ना, वो आज भी कोरी किताब है, उस पे सही चीजें लिखिए। गलत चीजें लिखेंगे तो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने, बहुत खूब, सही बात है। सो शैलेंद्र जी, हमने इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे काफ़ी बात करी, थोड़ा इंश्योरेंस को समझते हैं। और जब इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो 3 चीज़ें दिमाग में आती जो मुझे भी पहले आई, कि एक होता है टर्म प्लान, है ना इंश्योरेंस में, एक होता है यूलिप, जो ज़्यादातर लोग शायद उसको उतना समझते नहीं, हालांकि इन्वेस्टमेंट उसमें भी करते हैं, और एक होता है ट्रेडिशनल प्लान्स, जो सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाए कि तीनों चीज़ें क्या है, कैसे एक दूसरे से अलग है, और किसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। उससे पहले मयूर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस को इंडिया में कैसे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ा कोर सवाल है कि भाई इंश्योरेंस को, इंडियन मार्केट है ना मयूर जी, अभी भी इंश्योरेंस है ना, वो पुश प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी भी कोई व्यक्ति सामने से आके नहीं बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, जबकि इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि इतनी बड़ी आपकी सिक्योरिटी, लायबिलिटी कवर करता है। बिल्कुल सर। मार्केट में एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके ना होने पे पैसा देता है, जी, बाकी सारी चीजें पैसा लेती हैं। ऑब्वियसली। लोन है, बैंक पैसा मांगेगी, किसी से पैसे लिए पैसा, गाड़ी ली है वो भी पैसा मांगेगी। केवल इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके ना होने पे आपके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। और आपका, मैं एक चीज कहूंगा, जब भी व्यक्ति अर्न करना चालू करता है, सबसे पहले उसको अपनी इनकम का लगभग मंथली इनकम का 250 गुना इंश्योरेंस कवर एज अ टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ओके, जो आपकी अर्निंग का 250%, 250 गुना, मंथली अर्निंग का 250 गुना। सो एक एग्जांपल से आप बता सकते हैं? 20 साल आप एनुअल इनकम जो है उसका 20, मान लो आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। वो सर इसलिए होना चाहिए कि मैं एक चीज मानता हूँ कि मान लो आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आप 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आप 10 लाख कमा रहे हैं तो 20% मैंने बोला कि लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, 8 लाख घर पे दे रहे हैं जी। अगर कल को मैं नहीं होता हूँ, वो 10 लाख आने बंद होंगे। बिल्कुल। ठीक है, मेरा खर्चा जो था मेरे साथ चला गया ऊपर, लेकिन 8 लाख जो घर पे दे रहे थे वो भी बंद हो जाएगा। जी। तो अगर आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं और उसको अनसर्टेन इवेंट में फैमिली उस पैसे का कुछ नहीं करती, उठा के एफडी कर देती है, अच्छा। तो सर 6% पे 12 लाख रुपए आते हैं हर साल। राइट। तो उससे फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी बिना कंप्रोमाइज के चलती रहेगी। जो गोल्स हैं, क्योंकि 4-5 लाख एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लिक्विडिटी रहेगा 2 करोड़ का, तो कुछ भी गोल्स आएंगे वो सब इजीली फुलफिल हो जाते हैं। राइट। सर मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है वो एक पीक पे है आज।
ऑब्वियसली घर से निकले हैं, शाम को आएंगे कि नहीं गारंटी नहीं है सर, सही है ना। और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में तो आप देख ही रहे हैं, हर दिन एक ना एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और अच्छा खासा। और मुझे लग रहा है उसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ के चैलेंजेस है वो भी, कार्डियक प्रॉब्लम कहे, डायबिटीज कहे, ये सब तो इतना नॉर्मल हो चुका है कि आए दिन हम सुनते हैं कि भाई हार्ट अटैक से किसी की मौत हो गई, कुछ और हो गया। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें, जब एक व्यक्ति मरता है, अर्निंग व्यक्ति, फैमिली का अर्निंग इंडिविजुअल है, जब वो मरता है ना सर पूरा फैमिली मर जाता है उसके साथ। वेरी ट्रू। क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति एक गया लेकिन अर्निंग मेंबर वही था, पैसे आने बंद हो गए सर। जो लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं ना, वो सडन, वैसे बोलते हैं ना, अर्श से फर्श पे जी, मतलब इतना डाउनफॉल आता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वाइफ, क्योंकि अब अच्छी अर्निंग है तो कभी कमाने का सोचा नहीं होता है, तो नौकरी ढूंढनी पड़ती है, घरों पे काम करना पड़ता है, और ऐसे आपने सर हजारों केस देखे होंगे। तो इसी पे मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे आपने बताया ना कि अर्श से फर्श तक आपका सफ़र हो जाता है और फिर आपकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो आपके ये इतनी लंबी जर्नी में कोई अनुभव रहा हो जहाँ पे किसी को आपने टर्म इंश्योरेंस दिया हो और उनकी ऐसे अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई हो, जिससे, और आपने उनका क्लेम वगैरह सेटल किया हो, जिससे एक फैमिली को बड़ी राहत हुई हो, ऐसा कोई है आपके एक्सपीरियंस में, तो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, मेरे एक फ्रेंड थे सर, मतलब काफ़ी यंग एज था, 26 साल का लड़का था, नया नया जॉब लगा था, मैंने उसको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया था। मयूर जी आप समझे, मेरे को बेचने में 3 महीने लगे। अच्छा, कन्विंस करने में, समझाने में कि भाई तू मर भी सकता, क्योंकि 26 पे तो कौन सोचेगा कि भाई मेरे यार अभी तो लाइफ को एंजॉय करना है, ये करना है। और आप मतलब ऐसा बोलता हूँ, ये कुछ प्राउड की बात नहीं है, मेरे लिए काफी सैड मोमेंट था। कोविड आया, 15 दिन वो बंदा हॉस्पिटलाइज रहा, 16वें दिन उसकी डेथ हो गई। सो सैड। 26.5 साल की उम्र में। उसका एक 1.5 साल का बेटा था और वाइफ थी। वो नो डाउट वो होम टाउन पे उनकी जमीन है 50-60 बीघा, अच्छे वेल सेट फैमिलीज हैं, लेकिन सर वो जब डेथ हुई तो जो 50 लाख रुपए का क्लेम आया, वो कंपनी ने 2 महीने लिए सेटल करने में, क्योंकि अर्ली क्लेम था, पहले साल में ही क्लेम आ गया। एक ही प्रीमियम भरा था उसने 6,500 रुपए का। अच्छा। और 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को आए। तो मतलब अभी भी मतलब एक आध महीने में एक आध बार फोन आ जाता है कि बहुत थैंक यू, आपने वो दिलवा दिया था प्लान। क्योंकि जमीन है ना सर, वो बेची नहीं जाती है, क्योंकि वो आप असेट अपने ब्रोक करके अगर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। लिक्विड पैसा आया 50 लाख, उसके बच्चे का जीवन उससे चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने टर्म प्लान पे बात करी, वैसे ही 2 और ऑप्शन होते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, एक यूलिप होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यूलिप है ना सर, आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि यूलिप 2010 से पहले और 2010 के बाद 2 यूलिप की माइंडसेट है। अच्छा। जो 2010 के पहले वाले लोग हैं वो यूलिप को देख के ही ना बोलते हैं, क्योंकि हाईली चार्ज वाला प्रोडक्ट होता था। अच्छा। और पैसे लोगों के 5 साल 10 साल बाद अच्छा रिटर्न बेसिकली नहीं मिलता था, पाया, क्योंकि काफी लोडेड प्रोडक्ट थे। लेकिन 2010 के बाद जब सेबी ने इंटरफेयर किया, यूलिप काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हुए। और आज मैं मतलब प्राउड के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 10-15 साल का होराइजन है तो आप यूलिप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 12-15% का रिटर्न वो भी जनरेट करके देगा, और पैसा टैक्स फ्री आएगा। तो यूलिप को भी आप इन्वेस्टमेंट बकेट में रख सकते हैं। फिर ट्रेडिशनल प्लान आपने बोला, वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस जो है वो हमेशा से पीस ऑफ माइंड के प्रोडक्ट, मतलब आज आपने लिया, गारंटी हो गई 10 साल 15 साल 20 साल बाद या 10 साल के बाद रेगुलर इनकम, सारा गारंटेड प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम, जो आपको स्टेबिलिटी देता है। मार्केट अप रहे डाउन रहे, आपने जो गोल्स प्लान किए हैं वो एज इट इज फुलफिल होंगे। राइट। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग चार्म है, आपका नीड क्या है उसको देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब बेसिकली आप अपने पैसे का कितना ग्रोथ चाहते हैं और कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंश्योरेंस में एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो एक म्यूचुअल फंड जैसे हमने बात की ऑप्शन है, फिर हम इंश्योरेंस में यूलिप है या ट्रेडिशनल प्लान है, और आपने टर्म प्लान भी समझा जिसके क्या बेनिफिट है, कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। तो बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि मुझे अगर प्लान करना है, मेरे पास लेट्स से हर साल में लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे म्यूचुअल फंड जाना है या ट्रेडिशनल या यूलिप करना है, और उसको
आइडियली किस हिसाब से करना चाहिए? देखिए सर, अगर आपके पास लाख रुपए साल का इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूँगा कि आप इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट मत देखिए। अच्छा। हाँ, आप पैसे को म्यूचुअल फंड में डालिए, वहाँ से मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप यूलिप में पैसा डालिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड है तो कोई भी इमरजेंसी जब भी आएगी तो वो पैसा आपको निकालना रहेगा, तो वो पैसा आपका ओपन टू एग्जिट होना चाहिए। आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको 15-20 साल तक पैसा ही नहीं मिलेगा। ओके, और पैसा ब्लॉक हो जाएगा। पैसा ब्लॉक मिलेगा तो वो कम मिलेगा, तो आपको क्या है, वो इन्वेस्टमेंट के प्रति डिस्करेजमेंट हो जाए। आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों ही किया। राइट। तो जो प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का अपना स्पेशलिटी है। आपको लगता है मेरे को पेंशन प्लान करना है तो आप इंश्योरेंस के प्लान के थ्रू करिए, वहां पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि आपने प्लानिंग वैसा किया कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो आप अपनी नीड को प्रॉपर आइडेंटिफाई करवाइए और फिर डिसीजन लीजिए। ट्रू। अब प्रोडक्ट कोई भी गलत नहीं होता है। आज समझिए कि 60 साल के अंकल हैं तो उनको 6% इंटरेस्ट आएगा, 7% चलेगा, और 30 साल वाले को नहीं चलेगा। राइट। सो शैलेंद्र जी, आपने जैसे इंश्योरेंस पे बताया कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, लाइक टर्म प्लान भी है, यूलिप है, और टर्म ट्रेडिशनल प्लान है। उसकी जो आपकी पर्पस है या आपकी रिक्वायरमेंट है पैसे की, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एक दूसरा एलिमेंट भी होता है जनरल इंश्योरेंस, जो तो उस पे पर्सनली मैं समझना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव अ जनरल इंश्योरेंस नॉलेज। जनरल इंश्योरेंस सर मयूर जी क्या है कि वो इंडेमनिटी प्रोडक्ट है। ओके। मतलब जो लॉस होगा एक्चुअल उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ओके। तो आज के जो लाइफस्टाइल है या लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं खर्चे बढ़ गए हैं, उस हिसाब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आपकी फैमिली अगर छोटी फैमिली है तो 10 लाख का इंश्योरेंस एटलीस्ट आप लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेडिकल बहुत कॉस्टली हो गया है। एब्सोल्युटली। तो एक वो प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो वैसे तो अभी मोदी जी ने भी कंपलसरी कर दिया है कि आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है सर, वो आपके सामने वाले को आप एक्सीडेंट करेंगे, उसको डैमेज करेंगे ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। तो आपके पास जो भी व्हीकल्स हैं वो एडिक्वेट इंश्योर करिए उनको, क्योंकि आपकी गाड़ी ठुकी तो आपका भी तो लॉस होगा। एब्सोल्युटली। तो वो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपके ऊपर आएगा, वो 2-5 लाख रुपए कम कर देगा जी। तो वो बहुत कम कॉस्ट में होता है, वो इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आती है, बहुत ही सस्ती होती है, 10-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी आपकी इनकम ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हैं उस हिसाब से उसको लीजिए। क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक्सीडेंट के बाद अगर बंदा एक्सपायर हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस काम करेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट में टूट के बच गया और बेड पे है तो वो केवल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सिक्योर करती है, तो वो इनकम बेनिफिट वहाँ पे काम लगता है। तो बहुत ही मतलब बोलते हैं प्राइम मेजर है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सारी चीजें पहले करिए, क्योंकि आप रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल। और पैसे भोंगे तो होगा, अगर यही सब चीजें नहीं हुई, कुछ ऐसी इमरजेंसी आई तो आपका कैपिटल भी टूट जाएगा। सो बेसिकली जो हम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्लान करें उसमें अगर ऐसा कोई अचानक से खर्चा आ गया, हाँ, और आई थिंक एक चीज़ तो बड़ी सोशल मीडिया में आजकल चलती है कि भाई एक मिडिल क्लास को गरीब बनने में सिर्फ एक मेडिकल बिल की बीच में डिस्टेंस है। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा मेडिकल एक्सपेंसेस आर टू हाई। सर अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि मेरे एक फ्रेंड है, 35 साल की एज है, उनके वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ। ओह गॉड, सो सैड। और उनका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है 2.5 लाख का, और वो पहला ही बिल उनका 3.5 लाख का बना जी। तो 2.5 लाख मिल गया, उसके बाद भी 1 लाख जेब में से चला गया। तो वो अनप्लान खर्चा है सर, वो ऐसा बर्डन आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यंग एज है तो भी 10-20 लाख का इंश्योरेंस रखिए, क्योंकि आजकल जो बीमारियां आ रही हैं वो कम से कम 2-5 लाख का खर्चा करके जाते। ट्रू। एक क्लेम मेरी नजरों के सामने आया कोविड का। जी। कोविड जब शुरुआत में आया, फर्स्ट वेव थी सर, एक बंदा है अहमदाबाद के ही हैं, वो एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा सर। 16 लाख का बिल बना 10 दिन का। उसके बाद वो बंदे को यहाँ से बेंगलोर रेफर किया गया, बेंगलोर में 32 लाख का बिल बना। उस समय कोविड का कवर नहीं मिलता था, तो सर मतलब 2 महीने में वो बंदा 40 लाख रुपए डाउन में था। तो कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आप समझिए कि बोलते हैं ना कि हमारे पास एक बर्तन है तो ये उसमें होल है, वो लीकेज कर जाएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा। तो लीकेज प्रूफ करने के लिए हमको एक
टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपने व्हीकल्स है, कुछ भी है जो लाइबिलिटी है उसका इंश्योरेंस वो होना चाहिए। बहुत बेसिक आज के दिन में क्योंकि हमने जब बात की शुरुआत अनसर्टेनिटी से की थी, तो उस अनसर्टेनिटी वाले माहौल में ये चीज़ें हमको प्रोटेक्ट करती है। 100% राइट। सो काफ़ी चीज़ हमने समझी शैलेंद्र जी अबाउट म्यूचुअल फंड और या इंश्योरेंस, उसमें भी खास करके जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब कुछ इकोनॉमी पे बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उससे बड़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो जैसे एक आजकल कहते हैं ना भाई, जो आज का मिडिल क्लास है ही लीव्स ऑन EMIs, और EMI ऐसा कहते हैं मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। तो आपको क्या लगता है ये EMI ट्रैप से कैसे बचे? सर मयूर जी, EMI आप ट्रैप बोल रहे हैं, मैं तो बोलूँगा मॉडर्न लाइफ में जीने का हिस्सा है जी क्योंकि हो क्या गया है, आप मोबाइल लेने जाते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे 0 कॉस्ट EMI आता है, ठीक है, अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन हम वो एक जाल में फंस जाते हैं और ले लेते, क्योंकि हमको लगता है आज पैसे दे उससे बढ़िया 6 महीने में दे दें। हाँ, जेब में भले पैसे है नहीं, अभी तो मुझे मिल जा रहा है ना, अभी तो मैं उसका एक्सेस पा लूंगा। वो एक्सेस हो गया, भले पैसे बच गए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि EMI का सर एक प्लस पॉइंट है कि जो चीज हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ना बहुत बार, और हमको रिग्रेट रहते हैं, वो चीज भी हम EMI पे लेके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर पाते हैं। लेकिन आज की यंग जनरेशन को मैं वही एडवाइस करूंगा कि EMI का जो बर्डन है आपकी इनकम से 20 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी भी आपका मतलब समझिए कोई भी ऐसा पीरियड आया जहाँ पे इनकम आपका सफर हो रहा है, तो आपका EMI का प्रेशर आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। और ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बिजनेस लोन ले लिया है, बिजनेस नहीं चला, लास्ट में बंदे ने सुसाइड तक भी कर लिया जी। तो ट्रैप है, उससे नो डाउट वो लाइफ का हिस्सा बन गया। कर्जा ही है, हाँ, है ना, कर्जा है, बस ये है कि वो सॉफ्ट कर्जा है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि हर महीने कोई मांगने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वो EMI कट जा रही है लेकिन कोई उगरा नहीं। लेकिन वो ये कि सर वो नहीं होगा तो आप ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आज बैंकिंग जो सिस्टम ने जो फैसिलिटीज दी हैं, आपका इंडियन पूरा इकोनॉमी उससे ग्रो हुआ है जी। छोटे छोटे स्टार्टअप्स आज किस लेवल पे पहुंचे, ऑब्वियसली। तो जरूरी नहीं कि वो ट्रैप ही है। आप समझिए कि अगर आप अपने बोलते हैं ना अपनी पहुंच में अगर लाइबिलिटीज रख रहे हैं तो इशू नहीं आएगा। जी, बिल्कुल। सो जैसे आपने बोला अभी कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तो बीइंग इन दिस फील्ड आप काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गए आपको, तो क्या लग रहा है अगले 10 से 15 साल को आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमेशा मार्केट का और इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है ना? बिल्कुल सर। सो आपको क्या लग रहा है कि कैसा रहेगा इंडियन इकोनॉमी अगले 10-20 साल में? सर इंडियन इकोनॉमी की 2 चीज खास बताऊंगा, अमेरिका और चाइना जी। 2 ऐसी ग्लोबल कंट्री हैं जो अपनी बोलते हैं ना अपना बादशाह बताना चाहते हैं वर्ल्ड पे। बिल्कुल। लेकिन वो दोनों कंट्री अपॉर्चुनिटी इंडिया में खोजती हैं। उनका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। हाँ, क्योंकि हम लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, हमारा कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो उसका सर प्लस पॉइंट ये है कि आज आप देखिए ना, पिछले 10 साल से मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया पे फोकस जी। आज से 20 साल पहले नहीं 35 साल पहले आपने सुना होगा बोफोर्स घोटाला हुआ था। जी। ठीक है, हम वो एक तोप लेते थे विदेश से और उसमें घोटाला निकला, ठीक है, जो भी हुआ क्या था, लेकिन सत्य ये था कि हम बाहर से ले रहे थे। बिल्कुल। आज आप इंडियन डिफेंस कंपनीज को देखिए, हम फाइटर प्लेन तक भी बना रहे हैं खुद, बिल्कुल, हम टैंक बना रहे हैं, हम तोप बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं। राइट। तो इंडिया का जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो नो डाउट वो GDP बढ़ता है, और GDP बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट सब पे आता है। पर कैपिटा इनकम देखिए, आज आप नॉर्मल चीजें 10 साल पहले आदमी जो 10,000 कमा रहा था ना, आज वो 50,000 कमा रहा है जी। आइडियली आज से 20 साल पहले 10 साल में आपकी इनकम डबल होती थी, लेकिन आज मल्टीफोल्ड हो रही है। और आने वाले 20-25 साल इंडिया के हैं और पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ आशावादी है, तो हम तो हमारा कंट्री है तो इतना तो हमारा बनता है जी, ट्रस्ट रखना। सो फ्यूचर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आपके हिसाब से, और उस हिसाब से वो अपने लॉन्ग टर्म प्लान भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। सो एक
चीज़ और होती है, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर देना तो कुछ माइंडसेट ऐसा होता है जो हमेशा बोलता है भाई गारंटीड चाहिए, कुछ भी दो बस गारंटीड होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप इस डोमेन में है, अगर लग रहा है आपको लाइफ में अगर सबको सब कुछ गारंटीड चाहिए, तो क्या ये एक तरीके का रेड फ्लैग है या गारंटीड मांगना भी अच्छी ही बात है? आपको क्या लगता है? सर देखिए, फ्रूट्स का एक एग्जांपल लेते हैं। जी हो सकता है आपको आम पसंद हो, मुझे बनाना पसंद है, जी ठीक है, हर आदमी का एक अपना चॉइस है। लेकिन हाँ, अगर ज्यादातर पब्लिक अगर मैंगो मांगेगी तो उसका स्कैर्सिटी हो जाएगा सर, सबको नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इकोनॉमी भी वैसा ही है, हर एक आदमी गारंटीड चीज मांगेगा तो लिमिट है ना, बॉन्ड्स का लिमिट होता है, बिल्कुल। ठीक है, जो ट्रेजरीज है उनका लिमिट होता है, सब लोग उसमें चले जाएंगे तो सर इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आएगा। हाँ, और इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ जाएगा ना, बढ़ उन जाएगा, सबको हाँ, गारंटीड रिटर्न देने हाँ, हैं। वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल। मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा और कंट्री कैसे ग्रोथ करेगा। True. और आप समझिए कि गारंटीड के बोलते हैं ना, धोखे में आप क्या है ग्रोथ छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि गारंटी आपको 6-7%, 8% तक ही मिलेगी। जी तो फिर से आप वो ट्रैप में फंस जाएंगे। वो मेरे को लगता है ईएमआई से बड़ा ट्रैप गारंटी है। राइट। सो एक तरीके का सेफ प्ले है, बट हाँ। उसमें फिर आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। 100% सर। राइट। सो जैसे फ्यूचर ग्रोथ की बात करें ना, तो एक और चीज उसमें जुड़ी है शैलेंद्र जी, जो होता है पेंशन, है ना। अब पेंशन की बात आती है तो हमें तुरंत वो सीनियर सिटीजन दिमाग में आ जाते हैं कि भाई कोई बूढ़ा इंसान वो गार्डन की पार्क की बेंच पे बैठा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो कब करनी चाहिए? क्योंकि पेंशन, मुझे ऐसा लगता है आज भी लोग शायद 45, 50, 55 पे जाके सोचते होंगे कि अब कुछ प्लान करें, पर मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो गए, ट्रेन छूट चुकी है। आपको क्या लग रहा है आइडियल एज क्या होनी चाहिए? और एक्चुअली क्या पेंशन प्लान भी करना चाहिए? क्योंकि लोग तो ये भी सोच रहे हैं भाई आज जीना है तो 25 साल बाद का अभी से क्या सोचना, है ना। देखिए सर, आइडियल एज जो है ना पेंशन की, वो मैं ये बोलता हूँ जिस दिन आप अपनी पहली आमदनी शुरू करते हैं, आपकी पहली इनकम आती है, उस दिन से आप उस अनसर्टेन टाइम की प्लानिंग करिए जो आने वाला है, जब आपको पता नहीं आपके पास इनकम होगी कि नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपने इतने एसेट बना लिए हो, उसका पेंशन की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग इंडिया में पेंशन प्लानिंग के बारे में 45 साल के बाद सोचते हैं, और एक्चुअली वो बहुत लेट हो जाता है, तो वो प्लानिंग हो नहीं पाती है। तो बेस्ट ये है कि आपने जब आपकी इनकम चालू हुई, एक पोर्शन आप टर्म प्लान में लगाइए, एक अपना रिटायरमेंट, दो चीजें श्योर हैं, एक तो ऊपर जाना है और एक रिटायर होना है। रिटायर होना है, बाकी समझिए शादी आप ना करो तो शादी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, वो सारी चीजें, वो अलग, लेकिन रिटायर होना है और ऊपर जाना वो है, आप अवॉइड नहीं कर वो अवॉइड नहीं हो सकता। वो दो चीजों का प्लानिंग आपका पहले दिन से होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो मज़ा आया काफ़ी शैलेंद्र जी। थैंक यू। हमने म्यूचुअल फंड समझा, इंश्योरेंस समझा, उसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस है, साथ ही साथ में आपने इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छी बातें कही। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। सो आपकी क्या हॉबीज़ है, मतलब आपका रूटीन क्या रहता है, आप क्या एंजॉय करते हैं? क्या आपको बियॉन्ड योर बिजनेस या मनी ग्रोथ, वो सबको थोड़ा साइड में करके आप लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं? मैं सर वैसे एक चिल आउट टाइप का आदमी हूँ। मैं जी। दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठना, बातें करना, वो काफी पसंद है। मतलब तो आपके दोस्त आपसे डरते नहीं होगे भाई ये तो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है, इसके साथ बैठेंगे कुछ ना कुछ फाइनेंस पे ही बातें करेगा? होता है सर। अरे वही बोला ना आपने कि बिजनेस के बियॉन्ड रखना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो मेरा फाइनेंशियल प्रेशर है इन्वेस्टमेंट, जी। वो उन पे ना आए, तो रिश्ते बने रहें। नहीं तो क्या, हमारे लाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फोन उठने बंद हो जाते हैं। हाँ, वो बोलेगा भाई ये कुछ और नया लेके आए होंगे। बिल्कुल। तो मेरे को क्या घूमना भी काफी पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि सोलो में, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और गेम्स में क्रिकेट है, बैडमिंटन, ये सब। मतलब अच्छा, लाइफ को मैं जीने में मानता हूँ। मतलब पैसा कमाना भी है तो उस साथ में लाइफ को जीना भी है। सर पैसा कमा के रखा सर, पहले टिकट कट गया, फिर यूज कौन करेगा? बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल ये भी है कि पैसा बचाना है, नो डाउट, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारियां, आपके जो गोल्स हैं और आपकी जो लाइबिलिटी है, वो आपको ही पूरी करनी है।
सो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां गोल होंगे, आप अपना पर्सनल जो पोर्टफोलियो का हो, फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा, मतलब मैं डिटेल में नहीं चाहता कि कौन से फिगर्स भी बताए, पर कैसे जनरली आप प्लान कैसे करते हैं? जनरली सर देखिए, मेरा एक एडुकेट इंश्योरेंस मैंने ले रखा है जी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो घर पे 2-2.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो उनका जीवन आराम से, मेरी वाइफ और एक डॉटर है मेरे सर्वाइवर पीछे, तो उनका जीवन आराम से गुजर सकता है। दूसरा, मैंने इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी अच्छे से प्लान किया हुआ है। हर एक गोल के लिए मैंने या तो इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड की SIP अलाइन की हुई है। तो अगर मैं 10 साल और जी गया तो सर से शायद पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ये पूरी जो 17, 18, 20 साल की जर्नी है सर, उसमें कोई ऐसे 1, 2, 3 लोग हैं जिनका आज शायद आप हमारे पॉडकास्ट पे नाम लेना चाहो, या कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली के परिवार का, या आपके वाइफ, या कोई भी हो जो आपको लगता है, तो आप उनको आज मेंशन करके बता सकते हैं कि इनकी इस जर्नी में उनका भी एक अच्छा रोल रहा? 2-3 लोग हैं सर, उसमें 2 लोग बेचारे आज दुनिया में नहीं है। जी। मैं दिल्ली में जब काम करता था, तो वो जॉब करता था, तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड मिला, विपिन कुमार करके, काफ़ी अच्छे दोस्त बने हम लोग ने। उसने मेरे को सिखाया कि इंश्योरेंस में पैसे लोगों के कैसे हेल्प करनी है और अपने को पैसा कैसे कमाना है। उसने मेरे को इंश्योरेंस सिखाया। मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ, मेरे पहले सेल्स मैनेजर थे अविवा लाइफ इंश्योरेंस के, गोपाल गुप्ता जी। उन्होंने मेरे को नीड एनालिसिस करना सिखाया जी, कि आपको पहले खुद इक्विप्ड होना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को सिखाया, आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं ना, वो कौन सा सवाल फेंकेगा आपको नहीं पता है, और जिस दिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, दोबारा आप उस घर पे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो सीख दी। और फिर काफ़ी टाइम से अहमदाबाद में मेरे एक बॉस थे इंश्योरेंस कंपनी के, विजय मेहता, जो 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए। उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि लाइफ में अचीवमेंट कैसे करना है। वंडरफुल। मतलब पहले मैं, ठीक है, जो चल रहा है चलता रहता था, लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि अगर आप कोई चीज़ में टाइम दे रहे हैं तो आपको उसमें बेस्ट बनना है। बिल्कुल। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने फील्ड में एक्सेल कर रहा हूँ। और सारा फोकस जो मेरा है ना सर, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। लोग कम आएंगे वो चलेगा, लेकिन जो आए हुए हैं ना हमारे पास, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे एसोसिएट हैं, क्लाइंट्स हैं, वो हमारे साथ छूटने नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो रिलेशन में बहुत मानता हूँ सर, वो उससे ही चल रहा है सब कुछ। ऑन अ वेरी फनी नोट शैलेंद्र जी, क्योंकि हमने इस सवाल के शुरुआत में मैंने बताया कि आपके जो वाइफ है उनका भी सपोर्ट रहा होगा, तो क्या वो है या नहीं? क्योंकि बाद में वो शायद वो बाद में ये पॉडकास्ट सुने और वो आपको ना कि आपने मेरा नाम तो बताया नहीं, क्या मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, सो जस्ट अ फनी नोट। सर देखिए, कोई भी इंसान है ना, मेरा नहीं, कोई भी इंसान है, अगर वो परिवार से सपोर्ट नहीं होगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वाइफ हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी मेरे को पीछे नहीं खींचा। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं शायद स्कूलिंग के बाद फेल कर गया, मैं NDA में नहीं जा पाया, आज तक उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि भाई तू क्यों नहीं कर पाया, या कभी उन्होंने टोका नहीं। तो वो जो बर्डन लेके मैं जी रहा था, तो मैंने ये सोचा कि जिस फील्ड में जाऊंगा उसमें एक्सेल करूंगा। तो पास्ट की हिस्ट्री है, मैं 2014 में एक कंपनी के साथ MDRT बना था। जब अहमदाबाद में 2011 में आया, मैं 10 लोगों को नहीं जानता था। 2013 में मैं MDRT था, 2014 में मैं दुबई गया था एक कंपनी के साथ। ग्रेट। तो वो अचीवमेंट में एक्सेल करने का जो है ना, वो मेरे बॉसेस ने और मेरे फैमिली ने सिखाया। तो और हमेशा मेरी वाइफ है, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमारे फील्ड में क्या है सर, टाइम नहीं होता है कुछ। बिल्कुल। किसी क्लाइंट ने अगर 9 बजे बुलाया, 9 बजे 12 बजे वाला था कि सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज यही होता है, क्योंकि फैमिली बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है। मेरी डॉटर है 10 साल की, वो काफी बार मेरे को लगता है कि मैं शायद उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। क्या नाम है उनका? और शुभांगी नाम है जी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलो मेरे डॉटर का मिस हो गया कोई इवेंट, लेकिन मैं कितने लोगों के बच्चों के इवेंट के लिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। That's a nice way to think. तो वो जो जिम्मेदारी है वो शायद बड़ी है, इसलिए लगे रहते हैं सर। वर्क इज द वर्शिप। हाँ, राइट। सो थैंक यू सो मच। एक लास्ट सवाल आपका है, क्योंकि एक एज एन फाइनेंस एक्सपर्ट एक वर्ड बहुत ज्यादा आपने भी सुना होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, सो फॉर यू, अगर एक ही लाइन में मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है आपके लिए, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ,
मेरे दिल में इच्छा आ गई कि मैं अभी यहाँ से उठ के फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाना चाहता हूँ और मेरे को 1 मिनट भी सोचना ना पड़े और मैं उठ के चला जाऊँ सीधा फ्लाइट पकड़ के। फ्लाइट क्या भाव में आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं। होटल मेरे को 50,000 का मिलता है तो मैं 50,000 का होटल लेके रहूंगा, 10,000। ये जब सोचना मेरे को ना पड़े कोई खर्चा करने से पहले, तो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है। वंडरफुल, ट्रू। सो फाइनली एक आपके साथ हम रैपिड फायर करेंगे। कुछ सवाल है, आपको बस उसका क्विकली आंसर देना है। डन सर। ठीक है। सो शैलेंद्र जी तैयार है रैपिड फायर के लिए? यस मयूर जी, बिल्कुल। जी। वन इन्वेस्टमेंट एवरी इंडियन शुड अंडरस्टैंड। इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन म्यूचुअल, सबको जानना चाहिए, अब जानना चाहिए, क्योंकि ये मिथ हो गया है। बहुत लोगों को लगता है वो जानते हैं, लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस बाकी है। जी। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी टुडे? बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी, क्रेडिट कार्ड। वेरी ट्रू। एफडी और लिक्विड फंड? लिक्विड फंड्स। बताएंगे थोड़ा और क्यों? हाँ, लिक्विड फंड क्या है, देखिए जब आप रिटर्न्स में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप 6-7% में हैप्पी हैं, तो लिक्विड फंड में जाइए। एटलीस्ट आपके पास लिक्विडिटी का इशू नहीं रहेगा, आपको पैसा जब चाहिए मिल जाएगा। ओके। इंश्योरेंस फर्स्ट या सेविंग फर्स्ट? इंश्योरेंस फर्स्ट सर, ऑलवेज। ओके। गोल्ड या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। स्टॉक या रियल एस्टेट? सर स्टॉक। ओके। मार्केट क्रैश होता है तो वो क्या फियर है या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है सर, ऑलवेज। इन्वेस्ट बिग मनी या इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली? इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। ओके। फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प करते हैं या कंफ्यूज करते हैं? प्रैक्टिकली बोलूं सर, दोनों करते हैं। लेकिन मैं डिपेंड करता है एडवाइजर के ऊपर। लेकिन मेरा अपील यही रहेगा, हेल्प करने की कोशिश करिए, कंफ्यूज मत करिए। कैन मनी ब्रिंग पीस? क्या पैसे से शांति आती है, इंसान बावला हो जाता है? सर ज्यादातर शांति आती है, क्योंकि इंसान की जो 90% जिंदगी है ना, वो पैसे के लिए ही चली जाती है। वेरी ट्रू। तो पैसा आ जाएगा तो शांति हो जाएगी। वन फाइनेंशियल हैबिट जो चेंज योर लाइफ, जिसने आपकी लाइफ बदल दी? सर फाइनेंस को जब से अंडरस्टैंड किया मैंने, उसने ही लाइफ बदली है। पहले पैसा मैं भी 2007 से कमा रहा हूँ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट चालू किया 2014 के बाद, तो उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी। यंगस्टर्स के लिए आई थिंक मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी वन लाइन में आपको एडवाइस देना चाहो इन्वेस्टमेंट को लेके? यंगस्टर लाइफ खुल के जियो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ पैसा जरूर बचाओ। थोड़ी शुरुआत करो, क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। जी। सेविंग्स या लग्जरी आइटम? सेविंग सर। ओके। एंड लास्टली, एनी बुक जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प किया, इंस्पायर किया हो, जो आप रिकमेंड करना चाहे हमारे व्यूअर्स को? सर इंस्पायर तो नहीं बोल सकते, मेरे को अंडरस्टैंडिंग अगर आपको फाइनेंस का लेना है तो एक बुक आती है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको पढ़िए। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप फाइनेंस को एक बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं ना मिस्टेक्स हो रही हैं, वो अंडरस्टैंडिंग गैप के कारण हो रहे हैं। या तो वो इन्वेस्टर का अंडरस्टैंडिंग गैप है, या फिर फाइनेंशियल प्लानर का। ट्रू। So thank you so much for the rapid fire, Shailendra ji. Thank you. Before we close this today's podcast, any last words you want to say to the viewers, या आपका कोई final message, anything you want to say, you can share. सर एक फाइनल मैसेज ये है कि कोई भी व्यक्ति है, हाई क्लास हो, HNI हो, मिडिल क्लास हो, सबको अपने लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से खास अपील है, क्योंकि HNI है ना, वो पैसे नहीं बचाएंगे तो भी लाइफ गुजर जाएगी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को जरूरत पैसे की ज़्यादा है। बिल्कुल। थोड़े खर्चे कंट्रोल करके पैसे बचाइए, नहीं तो आगे वाली जो जिंदगी है वो और डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल।
सो आपकी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपने दिया डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को हेल्प किया होगा. सो कोई सोच भी रहा होगा कि आपसे अगर वो कनेक्ट करना चाहे, क्योंकि इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यू वांट टू शेयर योर मोबाइल नंबर या डिटेल आपके बारे में? हाँ, मेरा ऑफिस पालड़ी में लोकेटेड है, सिवांता वन बिजनेस पार्क B212, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अहमदाबाद में. और मेरा मोबाइल नंबर है 9988894114. तो कोई भी नीड्स है या आपको एडवाइस भी चाहिए है किसी को, तो भी कनेक्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ करें, आप फाइनेंस को अंडरस्टैंड जरूर करिए. आप प्लानिंग मेरे थ्रू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा भी क्या है, लाइफ का गोल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ. जी, ठीक है, पैसा तो मैं बना ही रहा हूँ और बना लूंगा, लेकिन क्या है, लोगों को अवेयर करूंगा तो शायद मेरा जो भगवान ने मेरे को जिस काबिल बनाया है वो मेरी ड्यूटी थोड़ा पूरी हो जाएगी. वेरी ट्रू. आई थिंक लास्टली यही कहूँगा, क्योंकि आपके जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो आपसे फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्ट करे ना करे, पर जो आपका नॉलेज है उससे जो आपसे जो चीज़ें वो दो नई सीखेंगे, उसके लिए भी एक बार डेफिनेटली अगर किसी का कुछ प्लान है तो आपको मिल सकते हैं. राइट. सो थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी फॉर कमिंग टू द एसेंस पॉडकास्ट और इतनी सारी विजडमफुल, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल बातें करी. बड़ा मजा आया सर. थैंक यू मयूर जी फॉर वंडरफुल होस्टिंग. और आपके साथ बात करने के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जितना मैं बताने के लिए इच्छुक था उतना आप पूछने के लिए भी इच्छुक थे. डेफिनेटली सर, मुझे बड़ा मजा आया. थैंक यू सर.